नमस्कार दोस्तों। चाइना में कल रात कुछ बहुत बड़ा हुआ है और ये एक भारत के लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है अगर हमने अपने कंट्री को तरक्की की राह पर लेकर जाना है। इट्स अ गोल्डन मोमेंट फॉर भारत एंड भारतीयस। चाइना के अंदर बैंकिंग क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं और जो शी जिनपिंग की जो लीडरशिप है उसने चाइना को एक chaos की सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया। एक इकोनॉमिक कोलैप्स चाइना के अंदर आने वाला है और उसकी दस्तक मुझे कल रात को दिखाई दी। कैसे? जो चाइना की एक माइटी इकोनॉमी थी वो आज हिस्टोरिकल डाउनफॉल के लिए तैयार है और हम विटनेस कर रहे हैं मेकिंग ऑफ इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी जो चाइना से आने वाली है और पूरी दुनिया को ये हिलाने वाली है। बेजिंग ने वही काम किया जो उसने कसम खाई थी वो कभी नहीं करेंगे। आपको याद होगा, जब जब चाइना दिक्कत में आता है वो कभी भी बेल आउट पैकेज नहीं देता है, लेकिन उसने अपने बैंक्स जो गिर रहे हैं उसको बचाने के लिए पब्लिक मनी जो है उसे निकालकर उन्होंने दे दिया बैंकों को बचाने वाला था। ये पहली बार है कि 97 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था एशिया में, तब जो जापान है उन्होंने थोड़े सॉरी चाइना ने थोड़े से पैसे अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए डाले थे, फूके थे, जलाए थे। लेकिन उसके बाद पहली बार चाइना ने ये काम दोबारा से किया है, लेकिन उन्होंने बोला था 97 में हमने एक बार अपनी इकोनॉमी को बचाने की कोशिश करी है, दोबारा ये काम हम नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो चाइना की इकोनॉमिक डिजास्टर है वो इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि उन्हें दोबारा से अपनी कसम को तोड़ना पड़ा। इन अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू स्टेबलाइज देयर इकोनॉमी, यानी कि क्रम्बलिंग बैंकिंग सिस्टम, जो प्रीमियर ली शियांग है उन्होंने अनाउंस कर दिया रात के अंधेरे में कि चाइना 500 बिलियन युआन को इंजेक्ट करेगा मार्केट के अंदर। और मार्केट में भी कहा, मेजर स्टेट ओन्ड बैंक्स में। रीजनल बैंक्स डूब रहे थे, हमने सुना था, लेकिन मेजर जो स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं वो भी डूब रहे हैं। उन्हें भी हेल्प की जरूरत है। वो भी क्यों है वो भी समझाऊंगा आपको। अब भारत के लिए बहुत बड़ा लेसन है कि भारत अब कर क्या सकता है। दोस्तों, रियल क्वेश्चन एक ही है कि जो 500 बिलियन इन्होंने डाल दिया मार्केट में बैंकों को बचाने के लिए, क्या वो भी इनफ है, या चाइना अपने जो डूब रहा है उसको डिले करने के लिए उन्होंने ये काम किया है? क्योंकि हिस्ट्री हमें कुछ और बताती है कि जब एक कंट्री पब्लिक मनी को थ्रो करना शुरू कर दे, वो भी अपने बैंक्स जो डूब रहे हैं उनको बचाने के लिए, इसका मतलब है इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द एंड। यही काम जापान में भी हुआ था 1990 में, अगर आपको याद होगा। उस वक्त भी जापान में इकोनॉमिक क्राइसिस था। इकोनॉमिक क्राइसिस इसलिए आया था क्योंकि जापान के अंदर रियल एस्टेट में एक बबल था। बबल बर्स्ट हुआ, बैंक्स जो थे वो डूबने शुरू हो गए क्योंकि बैड डेट्स हो गए, लोगों ने किस्तें देनी बंद कर दी, बैंक डूब गए। बैंक डूबने के कारण गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा और उसके कारण जापान की जो ग्रोथ है वो रुकनी शुरू हो गई। इसको बड़ी बार बोला जाता है, अगर आपको याद होगा, जापान लॉस्ट डेकेड इसको बोला जाता है। 10 20 30 साल जापान के बहुत बुरे गए हैं और आपने उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े ब्रांड बंद होते देखे। ये एक इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का काम टाइम था जापान के लिए और उससे जापान आज तक बाहर निकल नहीं पाया है। अब चाइना के अंदर भी जो इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री है वो बिल्कुल सिमिलर है। जैसे जापान के अंदर 1990s में रियल एस्टेट का कोलैप्स हुआ था, चाइना के अंदर भी यही है। रियल एस्टेट बबल फूट चुका है। अभी रैपिड ग्रोथ जो थी इनकी, जो लोन ले लेकर इन्होंने करी, बंद हो गई है। अब ये बबल बर्स्ट हुआ है, बैंक्स फ्लडेड है बैड डेट से। बैंकों के पास लोन के पैसे वापस आ ही नहीं रहे। ऊपर से जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो भी कर्जे के नीचे डूबती जा रही है। नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा सच बोलते हैं। रियल स्टोरी इज इन नंबर्स। जापान ने 270 बिलियन अपने कंट्री के अंदर इंजेक्ट किया था 1998 में अपने बैंकों को बचाने के लिए। चाइना ने ऑलरेडी दुगना पैसा अपने बैंकों को बचाने के लिए फूंक दिया है, लेकिन बैंक बच नहीं रहे। लेकिन तो उसका रीजन है, जापान की जो प्रॉब्लम थी चाइना की प्रॉब्लम 10 गुना बड़ी है और चाइना ने सिर्फ 500 बिलियन दिया है। 5 ट्रिलियन से ज्यादा
इंजेक्ट करने की जरूरत है, लेकिन चाइना के पास उतना पैसा ही नहीं है। अब मैं एक ही बोलता हूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, जो बीजिंग से कोई क्वेश्चन पूछने की हिम्मत भी नहीं करता है, कि आपके अंदर चाकू लगा है, अंदर तक वूंड है, गोली लगी हुई है, आप उसको बैंडेड से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, क्या इस बैंडेड से इकोनॉमी ठीक हो जाएगी? आंसर है नहीं। लेकिन अगर सभी को पता है कि इसको ठीक कैसे करना है, तो शी जिनपिंग इसको ठीक क्यों नहीं कर रहे? उसका रीजन है, जापान और चाइना का कंपैरिजन बताता हूं। जापान में जब क्राइसिस आया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मेरे पास यहां पर एक प्रॉब्लम है। यानी कि उनकी लीडरशिप जो थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारे पास प्रॉब्लम है, हमें कुछ ना कुछ ठीक करने के लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन चाइना की जो लीडरशिप है, वो मानने को ही तैयार नहीं है कि हमारे यहां पर प्रॉब्लम है। और जो उनके आसपास शी जिनपिंग के लोग हैं, वो भी बताने से डरते हैं कि सर, हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है। कहते हैं, सब कुछ ठीक है सर, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि पता है कि अगर आपने उल्टा बोला तो शी जिनपिंग आपको गोली मार देंगे। अब जापान ने तो पेनफुल जो डिसीजंस थे वो लिए। उन्होंने अपने फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर जो गंदगी थी उसे क्लीन अप किया। बहुत स्टेप्स लिए जापान ने। वो लड़कते रहे, फड़कते रहे, लेकिन बच गए। और उन्होंने पब्लिक फंड्स को ट्रबल बैंक्स के अंदर डाला भी। जो बैड बिजनेसेस थे, यानी कि जो बिजनेसेस घाटे में चल रहे थे, उन्हें बंद भी किया। बंद किया है, बचाने की कोशिश नहीं करी जापान ने। चाइना ऑन दी अदर हैंड क्या कर रहा है? वो रिफ्यूज कर रहा है कि हमारे पास प्रॉब्लम है, हमारे पास इकोनॉमिक फेलियर है ही नहीं। क्योंकि शी जिनपिंग वो अपने एक इल्यूजन बनाया हुआ है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई देखिए हमारी स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है, और मैं बादशाह हूं इस कंट्री का। वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि वो फेल हो चुके हैं। अगर आप देखें कि जो इनका पुराना एक होता था प्राइम मिनिस्टर चाइना का, चू रोंगजी, वो आदमी था, प्रीमियर था वो 1998 में। एक्सेप्ट करता था कि हमारे पास यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, और उन्होंने रिफॉर्म्स का एक जिम्मा पकड़ा, क्योंकि एक्सेप्ट किया पहले। और उन्होंने टफ डिसीजंस भी लिए। उन्होंने जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एंटरप्राइजेस होती हैं, कंपनीज होती हैं, उन्हें बंद किया, कंट्री को स्टेबलाइज किया, पैसे यूज किए अपने पब्लिक के, और उनको बचाने के लिए बैंकों को पैसे दिए गए। ओपनली उन्होंने जर्नलिस्ट को बोला, यस वी हैव फेल्ड, वी एक्सेप्टेड, पर इसे ठीक हम कर लेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे, जो आज प्रधानमंत्री है चाइना का, प्रेसिडेंट तो है शी जिनपिंग, लेकिन जो प्रीमियर है ली शियांग, उसे पता ही नहीं है कि करना क्या है, क्योंकि अथॉरिटी उसके पास जीरो है। सारे डिसीजंस वो शी जिनपिंग लेते हैं। यानी कि जो प्रधानमंत्री है वो सिर्फ एक पपट है शी जिनपिंग का, इसीलिए उसे चूज भी किया गया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आकर बात करने की हिम्मत तक नहीं है। दोस्तों, हर डिसीजन शी जिनपिंग खुद लेते हैं, और वो रिफॉर्म्स करने में विश्वास नहीं रखते। वो सिर्फ एक इल्यूजन जो क्रिएट किया हुआ है उसी को रखना चाहते हैं कि चाइना कितना ग्रेट है। हर एक कंट्री को आंखें दिखाने में शी जिनपिंग लगे रहते हैं, जबकि पुराने प्रधानमंत्री तरक्की की बात करते थे, ये आंखें दिखाने की बात करते हैं। इससे भी पता लगता है कि अब आंखें तभी दिखाते हैं जब आप वीक हो या आपकी इकोनॉमी डाउन जा रही हो। अमेरिका आज पूरी दुनिया को आंखें दिखा रहा है क्योंकि उनकी इकोनॉमी डाउन जा रही है। उन्हें स्ट्रेंथ दिखाने के लिए मजबूरी है। वही चाइना का भी हाल है। फॉरेन इन्वेस्टर्स चाइना से भाग रहे हैं चूहों की तरह। और जो चाइना है वो इकोनॉमिक टाइटैनिक बन चुका है, कभी भी डूब सकता है। साइलेंस जो है चाइना की लीडरशिप की तरफ से इतनी डेफनिंग है कि इन्वेस्टर्स को समझ आ गया कि अगर ये चुप है, इसका मतलब है इनकी इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी ज्यादा बड़ी है कि इनके पास सॉल्यूशन ही नहीं है। इसलिए उन्होंने भागना शुरू कर दिया। जो फॉरेन कैपिटल है चाइना से इतनी तेजी से बाहर निकल रही है क्योंकि उनका लगता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि गवर्नमेंट अब ट्रांसपेरेंट नहीं है, रियल इकोनॉमिक लीडरशिप यहां पर एग्जिस्टेंट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, और फाइनेंशियल जो कम्युनिटी है उन्होंने बाहर निकलना शुरू कर दिया। पिछले साल यानी कि 2024 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैव ड्रॉप डाउन टू द लोएस्ट लेवल एवर। इतना कम लेवल कभी था ही नहीं। चाइनीज स्टॉक मार्केट्स नीचे गिरती जा रही है। लोग अपने स्टॉक्स को बेचकर भाग रहे हैं यहां से। प्रॉपर्टी मार्केट फ्री फॉल पर है ऑलरेडी। अब तो 50-60% प्राइसेस नीचे आ गई हैं जो पहले 30% थी। और वर्स्ट पार्ट क्या है, ये सिर्फ शुरुआत है।
गिरावट की। इसके आगे कहां तक गिरेंगे कुछ पता नहीं है। रियल एस्टेट में जो बड़े-बड़े नाम थे, आपने बड़ी बार नाम सुना होगा, वो खत्म हो गए। लेकिन ये इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है चाइना की, वो यहां पर आई क्यों? क्योंकि चाइना ने एक ही काम किया, अपने कंट्री को बोला बिल्डिंग्स बनाते जाओ, उन्हें बड़े-बड़े हाई प्राइसेस पे इसे बेचो। जो 50 लाख का घर था वो 5-5 करोड़ रुपए का इन्होंने बेचा है और फिर बेचने के बाद पैसे इकट्ठे किए, उसके बाद नई बिल्डिंग्स और बनानी शुरू कर दी। अब बिल्डिंग्स इतनी ज्यादा हो गई हैं कि उनके अंदर लोगों को बसाने के लिए लोग ही नहीं। और जो चाइना की इकोनॉमी है 30% से ज्यादा तो रियल एस्टेट के ऊपर एग्जिस्टेंट है। अब यहाँ पे 30% इकोनॉमी अगर नीचे आ जाएगी तो आप समझ सकते हैं, ना तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे हैं, ना बैंकों के पास पैसे हैं, लोगों के पास भी अब अपनी वेल्थ नहीं रही। चाइना के अंदर 80 टू 90% वेल्थ इनकी प्रॉपर्टीज में होती है। जब उसकी वैल्यू ही 1/3 रह गई है तो उनकी अपनी जो वेल्थ है वो भी 1/3 रह गई है। अपनी आंखों के सामने चाइनीज लोग अपने सपने टूटते हुए दिखाई दिखाई दे रहे हैं उनको। बड़े-बड़े नाम नीचे गिर रहे हैं, प्राइसेस नीचे गिर रही हैं, मिलियंस ऑफ अनसोल्ड अपार्टमेंट्स कंट्री को और नीचे लेके जाते आ रहे हैं। अब सोच के देखिए, बैंक भी फंसा हुआ है, जिन्होंने मकान खरीदा वो भी फंसा हुआ है, कंट्री भी फंसी हुई है, लोकल गवर्नमेंट भी फंसी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी फंसी हुई है। अगर ये हाल हुआ है तो कंट्री बचेगी कैसे? मुझे उसी बात का डर है। डर इसलिए एक तो मैं चाइना में रहता हूँ, दूसरा मुझे उसका फर्क नहीं है। फर्क ये है कि अगर चाइना डूबेगा साथ में कितनी और कंट्रीज को भी ये डुबो कर लेकर जाएगा। दोस्तों, जो चाइना में आज हो रहा है जापान में भी हुआ था और जापान चाइना ने अब जापान के रास्ते को पकड़ लिया कि भाई जापान 30 साल चलता रहा, गिरा नहीं, हम भी 30 साल के लिए अपनी फॉल को रुकवा सकते हैं। लेकिन क्या ये बचेंगे? मेरा आंसर है नहीं, क्योंकि चाइना में डिफ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। डिफ्लेशन का मतलब है कि प्राइसेस नीचे गिरती जा रही हैं, तरक्की जीरो है, जॉब्स है नहीं, लोग शॉपिंग करने जा नहीं रहे, कुछ भी नहीं चल रहा और जो बिजनेसेस हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बच ही नहीं पाएंगे। आधी से ज्यादा कंपनियां बंद हो चुकी हैं। तो लोगों के ऊपर, कंपनियों के ऊपर जो कर्जा है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। लोकल गवर्नमेंट्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे लेती है, लेकिन वो कर्जे का इंटरेस्ट भी उसमें से पे नहीं कर पा रही। यानी कि कुछ भी यहाँ पर ठीक होने वाला नहीं है और इतना डेट के बाद ग्रोथ कैसे आएगी आप समझ सकते हैं। अब भारत को क्या करना चाहिए? भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। मैं बार बार बोलता हूं, ये टाइम चाइना से माल खरीदने का नहीं, चाइना को माल बेचने का है। आप इन्हें माल बेचिए। अगर आप में से कोई भी अपने सामान को बेचना चाहते हैं चाइना में, प्लीज कॉन्टेक्ट मी, आई विल गाइड यू हाउ टू डू इट। दूसरा, हमारी जो कंट्री है, हमारी जो गवर्नमेंट है, इसे भी रेडी रहना पड़ेगा चाइना को रिप्लेस करने के लिए। चाइना स्ट्रगल कर रहा है अपनी फॉलोइंग इकोनॉमी को बचाने के लिए और हमें क्या करना है कि इनकी जो डिजास्टर्स पॉलिसीज है उनसे सीखकर अपनी पॉलिसीज को हमें क्रिएट करना पड़ेगा। भारत राइज कर रहा है लेकिन उस लेवल पर राइज नहीं कर रहा जितने की जरूरत है। हमारे लोग आज भी क्विक फिक्स का काम करते हैं कि गए सामान खरीदा, दूसरी तरफ बेचा, 5 पैसे कमा लिए। भारत में इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है जो ना तो गवर्नमेंट सोच रही है ना लोग सोच रहे हैं। दोस्तों, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, कंपनीज हैं, वो चाइना से भाग रही हैं। क्या वो भारत में नहीं आ सकती? आपने पिछले कुछ सालों में सुना है कि चाइना से कंपनी निकली और भारत में आकर उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया? सिवाय 1 या 2 नाम के कोई और बड़ी कंपनी नहीं आई है यहाँ पर। उसका रीजन है कि हमारे पास अभी वो इकोसिस्टम नहीं क्रिएट किया। हमारे पास यंग वर्क फोर्स है जो रेडी है जॉब्स के लिए, भारत को एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने के लिए, लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इन्वेस्टर्स भारत को देखते हैं एज ए स्टेबल कंट्री, भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहां पर हमारे पास एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, लेकिन मैं बार बार बोलता हूं, हमारा एक्यूमेन ही नहीं है कि हम भारत में एक इकोसिस्टम क्रिएट करें। ये मोमेंट है भारत को सीज करने का, एक स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का, अट्रैक्ट करने का फॉरेन इन्वेस्टर्स को चाइना से निकालकर भारत में लेके आने के लिए और भारत को एक न्यू इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने का ये टाइम भी है। चाइना में क्राइसिस है, लेकिन चाइना की क्राइसिस को हम कैसे एक अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर सकते हैं उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। जापान के अंदर डाउनफॉल है, चाइना में डाउनफॉल है
और ये भारत के राइज का मूवमेंट है। उसका रीजन है, जब चाइना राइज कर रहा था, भारत नीचे गिर रहा था, और अब जब चाइना गिर रहा है, ये मूवमेंट है भारत को राइज करने का। लेकिन क्या भारत रेडी है उसके लिए? मैं भारत में हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत काम हुआ है, लेकिन जो मेंटालिटीज हैं, उसको अभी भी हमने डेवलप नहीं किया। स्किल्स को अभी उतना डेवलप नहीं किया है जितना हमें करना चाहिए था। भारत का जो फ्यूचर है वो चाइना के गैम्बल के ऊपर डिपेंड करता है। चाइना एक गैम्बल खेल रहा है अपने आप को बचाने के लिए। वो डूबेगा ही डूबेगा जो उसकी हालत चल रही है। लेकिन भारत की इकोनॉमी राइज कर सकती है सिर्फ एक ही रीजन के कारण, क्योंकि हमने सारी की अपनी कंट्री की जो तरक्की है वो रियल एस्टेट की डेवलपमेंट के ऊपर नहीं खड़ी करी। हमने मल्टीपल लेवल्स पे उसको स्प्रेड कर दिया। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ऊपर काम कर रहे हैं, डिफेंस के ऊपर काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रही है, रियल एस्टेट भी है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी काम चल रहा है। यानी कि मल्टीपल लेवल्स पे हम काम कर रहे हैं, बट इकोसिस्टम की कमी है जिसको हमारे बिजनेस पीपल क्रिएट कर सकते हैं। चाइना स्ट्रगल कर रहा है बहुत सालों से, लेकिन उतने सालों में, पिछले 5-6 सालों में जो चाइना ने स्ट्रगल किया, उतना बेनिफिट हम नहीं ले पाए। दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूं, पेनफुली बोल रहा हूं, भारत का मूवमेंट है और हम इस अपॉर्चुनिटी को लूज करते जा रहे हैं। दूसरा, चाइना चाइना अगर अपनी पॉलिसीज को चेंज नहीं करेगा, वो इस इकोनॉमिक डिजास्टर से बाहर नहीं निकल पाएगा। और अभी तो शुरुआत है। टाइम इज रनिंग आउट, वर्ल्ड इज वॉचिंग कि किस तरह से चाइना डाउन आएगा, और उसको फिलअप करने के लिए भारत उस स्पेस को कैसे फिलअप कर सकता है, कैसे अपने आप को अपग्रेड कर सकता है। ये काम सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, हम सबका भी मिलकर काम करने का ये मूवमेंट है। दिस इज भारत मूवमेंट, गॉड गिवन गिफ्ट है। प्लीज डू नॉट मिस इट। थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।